जबलपुर क्रूज हादसे ने आज पूरे देश को रुला दिया है, पूरे देश को रुला दिया। एक नया दिन, एक नया एपिसोड, लेकिन खबर फिर से वही कि एक दुर्घटना में 9 लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ी है। 9 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। आज फिर से 9 अर्थियां उठी हैं, आज फिर 9 लोग मर गए हैं, आज फिर से किसी का परिवार बिखर गया है, आज फिर से 9 जिंदगियां खत्म हो गई हैं, आज फिर से किसी का बच्चा चला गया, आज फिर से किसी के सिर से मां का हाथ उठ गया, आज फिर से कोई पति अकेला हो गया, आज फिर से वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, जो नहीं होना चाहिए। आज फिर से वही हुआ जिसके होने से हमको, आपको, सबको डर लगता है। आज फिर से किसी परिवार की खुशियां खत्म हो गईं। जबलपुर में हुए हादसे ने दिल को झकझोर दिया है। मन भावुक है, गला भारी है, लेकिन जिम्मेदारी आपको खबर बताने की है। इसलिए जबलपुर में क्या हुआ और क्यों हुआ, आज इस हर पहलू पर विस्तार से बात करेंगे। आज फिर से एक पत्रकार होने के नाते लोगों की मौत का विश्लेषण करेंगे, जो शायद किसी पत्रकार के लिए सबसे मुश्किल काम है। जबलपुर में गुरुवार को एक हादसा होता है। इस हादसे में बरगी बांध के पास एक क्रूज पानी में डूब जाता है, जिसमें 9 लोगों की जान चली जाती है। जानकारी मिलती है उसके मुताबिक इस क्रूज में कुल 43 लोग सवार थे, जिसमें से 41 पर्यटक थे और 2 क्रू मेंबर थे, यानी क्रूज में काम करने वाले सदस्य थे। कुल 43 लोग इस क्रूज पर मौजूद थे। 28 लोगों को तो रेस्क्यू टीम ने बचा लिया, लेकिन 9 लोगों की जान नहीं बच पाई। 20 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। आर्मी से लेकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार लोगों को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन 9 लोगों की जान नहीं बच पाई, जिसमें 8 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। अब यह हादसा कैसे हुआ, सबसे पहले आपको यही बता देता हूं। गुरुवार की शाम थी, मौसम सुहाना था। गुरुवार को मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई थी, और ऐसा ही बारिशनुमा मौसम जबलपुर में भी था। जो लोग जबलपुर गए हैं उन्हें बरगी डैम के बारे में पता है, लेकिन जो लोग नहीं गए हैं उन्हें सबसे पहले इस बरगी डैम के बारे में ही बता देता हूं, जहां पर यह हादसा हुआ। देखिए, बरगी डैम नर्मदा नदी के पास बना एक बांध है। नर्मदा नदी पर कुल 30 बांध बने हुए हैं, और नर्मदा नदी पर जो सबसे पहला बांध बना था वो यही बरगी बांध है, यही बरगी बांध है। लगभग 229 फीट की ऊंचाई का यह डैम 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। इस बांध के पास ही एक छोटी सी झील बनी हुई है, जिसमें पर्यटकों के लिए क्रूज और बोट चलाई जाती है। यह झील लगभग 75 किलोमीटर लंबी है और 267 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, यानी अच्छा खासा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। जहां यह क्रूज फंसा था वहां पर झील की गहराई लगभग 20 फीट से ज्यादा बताई जा रही है। इस बरगी डैम से 3 तरह के काम होते हैं। पहला तो नर्मदा नदी का पानी रोका जाता है, उस पानी को रिजर्व किया जाता है। दूसरा, बिजली बनाई जाती है, और तीसरा, इस तरह से क्रूज और बोट संचालन के जरिए पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ क्रूज राइड, स्पीड बोटिंग, वाटर स्कूटर जैसी सुविधाएं हैं, जिससे पर्यटक झील के बीच में जाकर आसपास के नजारे का लुत्फ उठाते हैं। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ये क्रूज की सुविधा चलाई जाती है। गुरुवार शाम को क्या हुआ? गुरुवार शाम के करीब 5:30 बजे हादसा हुआ। 30 मिनट से ये यात्री इस क्रूज में सफर कर रहे थे। जब ये क्रूज इन यात्रियों को घुमाकर वापस ला रहा था और किनारे से 300 मीटर दूर था, तभी अचानक से तेज आंधी आई। पानी में चक्रवात जैसे हालात बन गए, और क्रूज की तरफ पानी इतनी तेजी से आया कि लगभग 1 से 1.5 मिनट में ही क्रूज पलट गई। पानी की वजह से क्रूज में लगे शीशे तक टूट गए, यानी पानी और क्रूज के बीच टकराव इतना भयंकर था कि शीशे, सामान सब चकनाचूर हो गए, और एक झटके में पूरा क्रूज पानी में समा गया। जब क्रूज डूबा, ये तभी की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह तेज आंधी चल रही है, क्रूज पानी में हिचकोले खा रहा है, और सिर्फ कुछ ही सेकंड में क्रूज पलट जाता है। हादसा कैसे और क्यों हुआ, एक रिपोर्ट के जरिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं, फिर इस खबर पर आगे विश्लेषण करेंगे। देखिए,
5:25 पे हमारा क्रूज यहाँ से गया था। लगभग 35 सीटें थी उसमें। 6 बजे के आसपास एकदम से चक्रवात तूफान सा आया, लहरें इतनी तेज हो गई, क्रूज डूबने लगा। दिख रहा था मतलब सामने से क्रूज डूब रहा, लेकिन हम उसको क्रूज को फॉलो नहीं कर पा रहे थे। क्रूज के डूबने में लोगों के मरने का खतरा ज्यादा होता है। अगर यह हादसा किसी छोटी बोट के साथ हुआ होता तो शायद ज्यादा लोगों की जान बच पाती। मौत का आंकड़ा कम होता क्योंकि ये लोग क्रूज में थे, इसलिए मौत की संख्या बढ़ी। क्रूज की वजह से कैसे ज्यादा लोगों की जान जाने का खतरा रहता है, ये भी आपको मैं समझा देता हूं, ये भी विस्तार से दिखा देता हूं। जो क्रूज डूबा है वो माइकॉल रिसोर्ट के द्वारा चलाया जा रहा था और 20 साल से इस क्रूज का संचालन किया जा रहा था। इस क्रूज में लगभग 60 यात्री एक साथ बैठ सकते थे और इसका स्ट्रक्चर डबल डेकर था, यानी ये 2 मंजिल वाला क्रूज था। इस तरह के क्रूज में नीचे वाली मंजिल में केबिन होता है जिसमें एसी होता है, सोफा होता है, आरामदायक सुविधाएं होती हैं और ऊपर वाली मंजिल खाली होती है। वहां पर लोग बालकनी के पास खड़े होकर सफर कर सकते हैं। जिस तरह से ट्रेन के फर्स्ट एसी में केबिन होते हैं, उसी तरह से क्रूज की निचली मंजिल पर भी केबिन बने हुए होते हैं। ऊपर वाली मंजिल की बालकनी लोहे और स्टील की ग्रिल से बनी हुई थी, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीमों के लिए केबिन वाले हिस्से में जाना लगभग नामुमकिन सा था और इसी वजह से रेस्क्यू में करीब 20 घंटे लग गए। इसलिए मैंने आपसे कहा, क्रूज में लोगों को बचाना मुश्किल होता है। सामान्य बोट होती तो रेस्क्यू आसान होता। जैसे इस हादसे की खबर मिली वैसे ही रेस्क्यू की टीमें मौके पर पहुंच गई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को तत्काल रवाना किया गया। जिले के कलेक्टर राघवेंद्र सिंह से लेकर पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए। जबलपुर से आने वाले कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, जबलपुर के सांसद आशीष दुबे और बाकी नेता विधायक भी मौके पर तुरंत रवाना हो गए। जेसीबी मशीन को बुलाया गया और लगभग शाम 6 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। लेकिन दिक्कत ये थी कि रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं था। जैसा आपको बताया, पूरा का पूरा क्रूज पलट चुका था। जो लोग ऊपर बालकनी वाले हिस्से में थे उनका रेस्क्यू तो कर लिया गया, लेकिन जो लोग नीचे केबिन में फंसे थे उन्हें बचाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। गुरुवार रात मौके पर जो अधिकारी और नेता मौजूद थे, उनका क्या कहना था इस हादसे पर, वो भी आपको सुना देता हूं, सुनिए। कलेक्टर है राघवेंद्र सिंह जी और एसपी संपत उपाध्याय, दोनों ने ही मोर्चा यहाँ पर संभाले हुआ है। भी खींच के और किनारे तक लाना है ताकि अगर क्रूज के वेट से नीचे कोई बॉडी इत्यादि दबी हुई वो अपना बाहर आ सके। ये बाहर से भी टीमें आ गई हैं, एनडीआरएफ की टीम आ गई है और इसके अलावा आर्मी की भी डाइवर्स की टीम जस्ट अभी पहुंच ही रही है। हमसे करीब 20-25 मिनट में वो भी अंदर उतरेंगे और चीज़ों को देखेंगे। एक ही चिंता है कि जो मिसिंग है, जो अभी नहीं मिल रहे लोग हैं, वो मिल जाए और ईश्वर की ऐसी कृपा हो कि और दुख का सामना ना करना पड़े। और इसी उम्मीद के साथ प्रशासन के सभी अधिकारी, एसडीआरएफ की टीम, पुलिस के जवान, प्रशासनिक अधिकारी, सभी लोग यहाँ पर एक साथ हैं। रेस्क्यू करने का काम भी टीमों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। मुझे लगता है कि इस प्रकार की घटना वास्तव में बहुत दुखद है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि घटना के बाद हम उसको किस तरीके से हैंडल कर सकें और पूरी टीम, पूरा तंत्र लगा हुआ है, शासन, प्रशासन, सारे जनप्रतिनिधि। पहले प्रायोरिटी तो ये है कि सारे लोगों को रेस्क्यू किया जाए और उसी दिशा में शासन, प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सब काम कर रहे हैं। घटनाक्रम की जांच भी होगी। शाम 6 बजे रेस्क्यू शुरू हुआ। लोगों के परिवार वालों को और सबको यही उम्मीद थी कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू भी रात को ही मौके पर पहुंच गए। पूरी रात वो मौके पर डटे रहे, हर पल की तस्वीर अपने कैमरे में कैद करते रहे, बिना सोए परिवार वालों से बातचीत करते रहे, रेस्क्यू टीमों से अपडेट लेते रहे, नेताओं से बात करते रहे। पूरी रात किसी तरह से रेस्क्यू टीमें लोगों को बचाने के लिए मेहनत करती रही।
उसकी तस्वीरें दिखाना भी जरूरी है। दुर्गेश की एक रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं, देखिए। आधी रात हो चुकी है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जो क्रूज है उसका पिछला हिस्सा इस समय हमें नजर आ रहा है और उसी को बाहर निकालने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तमाम पुलिस के अधिकारी हैं, जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो एसडीआरएफ की टीम है वो जो क्रूज के पास जाकर, जो डूबा हुआ था उसके पास जाकर रस्सी के जरिए उसे बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। आप देखेंगे जेसीबी मशीन यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि उसको क्रूज को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। सभी जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ मौजूद हैं और लगातार हर एक घटनाक्रम में यहाँ पर निगरानी बनी हुई है। पानी में डूबा हुआ है, उसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। तकरीबन 8 से 10 बार कोशिश की गई तार से बाहर खींचने की, लेकिन नहीं हुआ। अब संभवतः एक कोशिश की जा रही है कि एक टेम्परेरी एक रास्ता बनाया जाए ताकि क्रेन के जरिए ही उसे क्रूज को बाहर निकाला जाए। जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार कोशिश यहाँ पर जारी है, जद्दोजहद यहाँ पर जारी है कि किसी भी स्थिति में क्रूज को जो है पानी से बाहर निकाला जाए। इसी तरह रात भर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें काम करती रही। रेस्क्यू टीम ने जेसीबी मशीन से क्रूज को किनारे लाने की कोशिश की। 3 बार रस्सी के जरिए क्रूज को खींचने की कोशिश की गई, लेकिन क्रूज का वजन इतना भारी था कि रस्सी बार बार टूट जा रही थी। जैसे तैसे रात के अंधेरे में रेस्क्यू टीमों ने 4 लोगों के शव निकाल लिए थे, लेकिन जैसे जैसे दिन शुरू हुआ तो रेस्क्यू ऑपरेशन भी तेज कर दिया गया। आर्मी की एक टीम को भी बुलाया गया। गोताखोर लगातार पानी के नीचे जिंदगियों को तलाश कर रहे थे। देखिए किस तरह से लोगों के परिजन झील के किनारे खड़े होकर अपनों का इंतजार कर रहे थे। ये सुबह लगभग 9 बजे की तस्वीरें। आंखों में आंसू हैं, इन आंसुओं में उम्मीदें हैं कि किसी तरह मेरा अपना बच जाएगा, लेकिन सच्चाई के सामने उम्मीद हार जाती है, उम्मीद हार जाती है। एक के बाद एक शव पानी से बाहर आते हैं और इन शवों के साथ ये उम्मीद भी खत्म हो जाती है। बहुत भावुक करने वाली तस्वीर। ऐसी तस्वीरों को देखकर शब्द कम पड़ जाते हैं। परिजनों के दर्द को बयां करती एक रिपोर्ट भी आपको दिखा देता हूं, देखिए। लाशें अब तक मिल चुकी थी और अब 6वीं जो शव है उसको बाहर यहाँ पर निकाला जा रहा है। आप देखेंगे कि आर्मी के जो जवान है, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम है, एक बॉडी है जो अभी निकाली जा रही है। बॉडी गांव वालों ने निकाल के, सबसे पहले बॉडी उन्हीं की मिली थी तो वो ले गए थे मेडिकल। कांच पूरा आके फेस पे, सर पे, काफ़ी जगह लगाया पैर हाथों में। इनकी तरफ से स्टाफ कोई नहीं था कि जो जैकेट दे या कोई दे। सब बांध चुके थे। मैंने खुद लाइफ जैकेट लोगों के हाथों में दी, ऐसे पहनो करके। खतरा मुझे लगने लग गया था कि कुछ होगा। बेटा है 4 साल का, मेरी वाइफ मिसिंग है। वो 8वीं बॉडी है जिसका उनके परिजन इंतज़ार कर रहे थे। तमाम जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है वो इस बॉडी को लेकर आ रही है। एक पिता के ऊपर क्या बीत रहा होगा इस वक्त, ये महसूस कर पाना बहुत कठिन है कि उसकी बीवी, उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा है। ये दुख यहीं खत्म नहीं हुआ। इससे ज्यादा भावुक करने वाली तस्वीर उस माँ बेटे की है जो पूरे देश में वायरल है। जब पानी के अंदर से लाशों को निकाला जा रहा था तो उसमें आखिरी 2 शव एक महिला और उसके बेटे का भी था। इस महिला का नाम मरीना मैसी है और उनके 4 साल के बेटे का नाम त्रिशान मैसी है। यही वो रेस्क्यू की तस्वीरें हैं। शरीर के अंदर पानी भरने की वजह से महिला का शरीर पूरी तरह फूल चुका है। रेस्क्यू की टीमें शव को किनारे लाने की कोशिश कर रही हैं। मां ने अपनी लाइफ जैकेट के भीतर अपने कलेजे के टुकड़े को समेट रखा था।
मां ने बच्चे को अपने सीने से इतनी मजबूती से चिपकाया था कि मौत भी दोनों को अलग नहीं कर पाई। मौत भी मां की ममता के सामने हार गई। रेस्क्यू टीम ने जब उन्हें बाहर निकाला तो दोनों के शव एक दूसरे को बाहों में जकड़े हुए थे और मां के कलेजे से लगे लगे ही बेटे की दुनिया आज खत्म हो गई। ये परिवार दिल्ली से घूमने आया था। पिता प्रदीप मैसी और बेटी सिया किसी तरह इस हादसे में बच गए, लेकिन मां और बेटा नहीं बच पाए। हर एक मोबाइल में, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, पूरे देश में और कहिए दुनिया में सिर्फ और सिर्फ ये तस्वीर देखी जा रही है और इस तस्वीर का मर्म समझा जा रहा है, मर्म समझा जा रहा है। सोचिए, जब पानी के अंदर मां की जान जा रही होगी, कलेजे से लगाए इस बेटे के लिए मां के अंदर किस तरह की तड़प पैदा हो रही होगी, किस तरह से तड़प पैदा हो रही होगी। इस दुनिया में मां और बेटे का प्यार, उससे बड़ा कोई प्यार परिभाषित ही नहीं हुआ है। आज तक कोई प्यार परिभाषित ही नहीं हुआ है। सोचिए, कभी कभी अन्याय भी होता है तो ऐसा होता है कि मां का प्यार इस बेटे के लिए या इस बेटे का प्यार इस मां के लिए इतना ज्यादा होगा कि ईश्वर को भी ये मंजूर ना हुआ होगा कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हो। इसलिए शायद ईश्वर को भी ये मंजूर था कि जहां रहो साथ रहो। और जो तस्वीर आई है वो यही कहानी बयां कर रही है। जब इस मां और बच्चे के शव को मंत्री राकेश सिंह ने देखा तो वो भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। मंत्री राकेश सिंह शव को देखकर कोने में गए और अपने आंसू पोंछते नजर आए। जो भी इंसान होगा इस तस्वीर को देखकर बेसुध ही होगा, बेसुध ही होगा। वहां पर मौजूद पुलिस अधिकारी भी इन शवों को देखकर अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाए। मंत्री, अधिकारी, परिजन, पुलिसकर्मी, जिसने भी ये तस्वीर देखी वो हर एक शख्स आज इसी तरह फूट फूट कर रोया, फूट फूट कर रोया। सबका कलेजा बाहर आ गया, सबका गला भर आया। पिता प्रदीप मैसी ने विस्तार न्यूज को बताया था कि उन्होंने सबको लाइफ जैकेट निकाल कर दी थी। उन्होंने सबको बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी पत्नी और बेटा त्रिशान नहीं बच पाए। जब बच्चे का शव अस्पताल पहुंचता है तो पिता बेटे के शव से सफेद कपड़े हटाते हैं, अपने बच्चे को गोद में उठाते हैं और सीने से लगा लेते हैं। बच्चे की सांसें थम चुकी हैं, लेकिन पिता मानने को तैयार ही नहीं है कि उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। जिस गोताखोर ने इस मां बेटे के शव को निकाला, उस गोताखोर ने बताया कि दोनों शव क्रूज के अंदर फंसे हुए थे। बाहर निकालने की जगह बहुत कम थी और क्रूज के नीचे दबने की वजह से ही मां और बच्चे की जान नहीं बच पाई। शायद इससे दर्दनाक तस्वीर कुछ और नहीं हो सकती। किस तरह इस मां बेटी की तस्वीर ने पूरे देश को रुला दिया है, दिखाता हूं, देखिए। बच्चे बॉडी निकाले, वो बहुत मुश्किल से निकले। अपने बच्चे को समेट के रखा था, लेकिन दोनों के इकट्ठा उस स्पेस से निकाल नहीं पा रहे थे। बड़े मुश्किल से खींच के निकाल रहे थे, लेकिन माँ के हाथ से पकड़, हम माँ को खींच रहे, फिर भी माँ की पकड़ उस बच्चे से हट नहीं रही थी। शायद इससे ज्यादा दर्दनाक इस दुनिया में और कुछ नहीं हो सकता। एक माँ और उसका बेटा इस दुनिया से चला गया। बाहर पिता इस उम्मीद में इंतजार करता रहा कि अब मेरी पत्नी जिंदा वापस आएगी, अब मेरा बेटा मुझे दोबारा पापा बोलेगा। लेकिन आज उस पिता और उस पति के लिए सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। लगभग 20 घंटे चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दोपहर 2 बजे के आसपास जेसीबी और क्रेन की मदद से क्रूज को बाहर निकाला गया। क्रूज का हाल आप भी देख लीजिए। बालकनी की जालियां पूरी तरह टूटी हुई हैं और किस तरह से लोग इस क्रूज के अंदर फंसे हुए थे। हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू ने यह भी समझाने की पूरी कोशिश की। देखिए दुर्गेश की रिपोर्ट।
जब इस क्रूज को बाहर निकाला गया तो इसके कैबिन में कोई भी बॉडी नहीं मिली। कैबिन वाला भाग है क्योंकि इसके ऊपर का जो पार्ट है उसमें लोग टहलते हैं जो और खुली हवा का आनंद लेते हैं। लेकिन इस समय जो अंदर की तस्वीरें देखेंगे ये देख सकते हैं आप कि पूरा ये शायद वही कैबिन है, वही जानलेवा कैबिन है जिसके अंदर जो है जिंदगियां फंस गई थी और 9 जिंदगियों ने जो है दम तोड़ दिया है। ये कैबिन है और कैबिन के अंदर का ये जो खिड़की है, ये आप इस तरफ देखेंगे, ये खिड़कियां जो है टूटी हुई हैं। तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है जब इसमें पानी भरा, जब इसमें दबाव बना और जब ये पलटा तो शायद यहाँ की जो कांच थे, जिस कांच के थ्रू ये अंदर पानी नहीं जाता, वो कांच टूट गए थे और जो 4 लोग नहीं मिले हैं वो 4 लोग जो है इसी खिड़कियों से होकर बाहर होकर जो है बहाव में बाहर आ गए। चलिए हर रोज की तरह एक बार फिर से मरने वाले लोगों की गिनती भी कर लेते हैं, क्योंकि हर रोज इसी तरह की कोई ना कोई खबर आती है जहां मौत सिर्फ आंकड़ा बनकर रह जाती है, आंकड़ा बनकर रह जाती है। जान गंवाने वाले लोगों में पहला नाम नीतू सोनी का है जो जबलपुर की रहने वाली थी। दूसरा नाम सौभाग्यम अलागन का है जो तमिलनाडु से जबलपुर आई थी। तीसरा नाम काकू लाझी का है जो जबलपुर में रहती थी। चौथा नाम रेशमा सैयद का है जो जबलपुर की निवासी थी। पांचवा नाम शमीम नकवी का है जो भोपाल से जबलपुर अपने रिश्तेदारों के पास आई थी। छठा नाम ज्योति सेन का है जो जबलपुर में ही रहती थी। सातवां नाम मधुर मैसी का है जो दिल्ली की रहने वाली थी। आठवां नाम मरीना मैसी का है जो दिल्ली की थी। और नौवां और आखिरी नाम उस 4 साल के त्रिशान का है जो अपनी मां के कलेजे से लिपटा हुआ था। कोई दिल्ली से आया था, कोई तमिलनाडु से आया था, कोई भोपाल से गया था। सब क्रूज पर बैठकर ठंडी हवा और डैम का आनंद ले रहे थे। कोई रात के डिनर का प्लान बना रहा था, कोई घर वापसी की टिकट करा रहा था। लेकिन अगले ही पल इन सब की दुनिया खत्म हो गई, इन सब की दुनिया खत्म हो गई। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी दिल्ली के मैसी परिवार के पास भी गए थे। वही मैसी परिवार जिसके 3 सदस्य इस हादसे में मारे गए, वही मैसी परिवार जिसकी तस्वीर को देखकर आज पूरा देश रो रहा है। और सबसे ज्यादा दुखी एक परिवार है क्योंकि इस परिवार ने अपनों को खोया। अमृत तिवारी की दिल्ली से एक रिपोर्ट भी आपको दिखा देता हूं, देखिए। परिवार के 6 सदस्य वहाँ पर गए थे। शाम को 5:30 बजे मेरी छोटी नंद वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। वो वहाँ का मौसम बता रहे थे, काली घटा छाई हुई थी। फिर 6 बजे मेरी बड़ी ननद जो कि क्रूज पे ही थी, उन्होंने फोन किया कि हमें बचा लो, हम डूब रहे हैं। लाइफ जैकेट कुछ नहीं थी। मैं जब वो छोटे बच्चा जो कि 4 साल का था, वो मेरी ननद ने अपने जैकेट में ही उसको फंसाया था कि किसी तरह हम बच सकते हैं, लेकिन कोई नहीं बचा पाया। कुछ स्थानीय लोग थे जिन्होंने रस्सी फेंक कर खींच के बचाया। जूलियस मसीह जी, उन्होंने कहा कि मेरे घर पे बात करवा दो किसी से, तो उन्होंने किसी के फ़ोन से फिर हमसे बात करवाई और तुरंत हमें ये पता चला कि हमारी मम्मी हमें छोड़कर जा चुकी है। लापरवाही थी बोट वालों की, क्रूज वालों की लापरवाही थी। बचाव दलों को तो काफ़ी बाद में आया, तो इसमें लापरवाही भी बहुत ज़्यादा है। अगर समय रहते बचाव दल वहाँ पहुँच गया होता तो शायद बहुत सारी जानें बच सकती थी। अलाउ नहीं करना चाहिए था। जब एडवाइजरी जारी कर दी थी कि मौसम खराब होने वाला है, तो उसको वापस लेकर आना चाहिए था। हॉस्पिटल में अभी वो बच्चों के अभी सबके पोस्टमार्टम के बाद में ही बॉडी दी जाएगी। अभी बॉडी भी नहीं मिली है। वो किस हाल में होंगे आप मुझे बताइए, जिन्होंने अपनी बीवी को खोया, 4 साल के बच्चे को खोया है, कुछ नहीं कर पाए वो। कि परिवार के लोग जो है रोते बिलखते आपको नजर आएंगे। यहाँ पे एक परेशान है और जिस तरह से कि ये घटना घटी है, लापरवाही है। लापरवाही तो हो जाएगी, इस पे केस मुकदमे चलेंगे, लेकिन ये मुकदमा कौन चलाएगा जो ये लोग घरों में महसूस कर रहे हैं, जो तड़प रहे हैं। इस हादसे के बाद प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी जबलपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री पीड़ित परिवारों से मिलने उनके घर गए, परिवार वालों के साथ बातचीत की, उनके कंधे पर हाथ रखकर यह आश्वासन दिया कि हर परिस्थिति में सरकार उनके साथ है।
मुख्यमंत्री ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि सरकार हर पीड़ित व्यक्ति की पूरी सहायता करेगी। मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। पीड़ितों का इलाज कराने में सरकार हर तरह से सहयोग करेगी। पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री बरगी बांध भी गए और रेस्क्यू टीम से भी मुलाकात की। देखिए, ऐसे पल, ऐसा समय किसी के लिए भी आसान नहीं होता। एक दिन पहले धार में 16 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उसके अगले ही दिन जबलपुर में 9 लोगों की जान चली गई। इसलिए प्रदेश के मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए भी ये समय आसान नहीं। मुख्यमंत्री ने ये कहा भी कि सरकार इस मामले की जांच कराएगी और जिसने भी लापरवाही की है उसे सजा मिलेगी। जिस परिवार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात की, उस परिवार से मिलने हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू भी गए। मुख्यमंत्री ने इस परिवार से क्या कहा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं, देखिए। जो प्रत्येक मृतक परिवार के बारे में कल हमने अनाउंस किया है 4 लाख उनको देते हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मृतक परिवार को 2 लाख देने की बात कही। पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन ये कष्ट की घड़ी में सरकार, हम सब इस बात के लिए मन में भी पीड़ा भी है, लेकिन हम अपनी तरफ से इसमें प्रयास कर रहे हैं, खास करके कि इसके साथ साथ कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की है, जिसमें हमारे सरकार के माध्यम से उच्च स्तरीय जांच समिति बना रहा है। आंधी तूफान आया और फिर थोड़ा करते करते इतना लहरें उठने लगी, आंधी तूफान आया कि अब नाव जो है ऐसी चिल्लपों मच गई। 30 लोग थे। फिर उसके बाद जो है सोचे अब पहुंच जाएंगे। फिर पानी भरने लगा नाव में। थोड़ी देर बाद वो जो क्रूज़ बंद हो गया। उसके बाद जो डूबना शुरू हुए लोग, तो पता ही नहीं चला, 5 मिनट के अंदर सब तहस नहस हो गया। मैं और वो नाती बचा है समदन और मेरी मिसेस का वो स्वर्गवास हो गया। पानी आने में इतना कम टाइम था कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया। मुख्यमंत्री के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों को 2-2 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है और घायलों को भी 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी हादसे पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री साय ने भी पीड़ित परिवारों को श्रद्धांजलि दी। इस दुख की घड़ी में केंद्र से लेकर पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ सरकार सभी साथ खड़े हैं। वहीं विपक्ष इस घटना पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर इस घटना पर दुख तो जताया, लेकिन साथ ही कुछ सवाल भी उठाए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस घटना में लापरवाही हुई है और इस घटना की मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए। क्रूज के ठेकेदार पर कार्रवाई होनी चाहिए। जीतू पटवारी ने भी इस घटना में लापरवाही की बात कही है। उनका भी यही कहना है कि जिम्मेदारों पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता विपक्ष उमंग सिंगार भी शुक्रवार को जबलपुर गए थे। वो भी बरगी बांध के पास हादसे वाली जगह पहुंचे। उन्होंने भी दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी की तरह लापरवाही की बात कही। सुनिए उमंग सिंगार और जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं। अभी क्रूज पर जिस तरीके की मौतें हुई जबलपुर बरगी डैम में, आखिर क्या लॉजिक था कि क्या लापरवाही हुई और कौन इसका जिम्मेवार है? किसने जो लाइफ सेफ्टी के सारे संसाधन थे उनकी अवहेलना हुई है? क्या इस बात के लिए जिम्मेवारी किसकी थी? का कमी स्पष्ट है। जब इनके प्रबंधक कह रहे हैं, वहाँ जो इसका ऑपरेट करते हैं, वो खुद कह रहे हैं कि यहाँ पर मापक यंत्र नहीं था। तो आंधी तूफान का इतने बड़े डैम में अगर मापक यंत्र नहीं है और आप क्रूज को अगर पानी में भेज रहे हो, तो सीधे सीधे आप पे हत्या का प्रकरण दर्ज होना चाहिए। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि लापरवाही तो हुई है और इस लापरवाही के जीते जागते सबूत भी आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर गुरुवार को ही घटना से ठीक पहले का है। वीडियो में 22 से ज्यादा लोग क्रूज में बैठे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हमने गिनती भी की है। इसमें महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन इनमें से किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहना है। घटना से पहले का एक और वीडियो आया है। इस वीडियो में पर्यटक सेल्फी ले रहे हैं, एक दूसरे के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, बिना किसी टेंशन के क्रूज में घूम रहे हैं, लेकिन इनमें से भी किसी ने लाइफ जैकेट नहीं पहना है। यानी लापरवाही तो हुई। यहां तक कि क्रूज के कैप्टन ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी। पर्यटक कैप्टन के केबिन में जाकर वीडियो बना रहे हैं। कैप्टन साहब पैर पर पैर रखकर आराम से बैठे हुए हैं।
और लाइफ जैकेट पहनना तो छोड़ दीजिए, आसपास कहीं लाइफ जैकेट नजर भी नहीं आ रही। अब हादसे के वक्त का एक और वीडियो आपको दिखा देता हूं। जैसे ही क्रूज लहरों के बीच पलटने लगी, पानी क्रूज में भरने लगा, लोगों को लाइफ जैकेट बांटा जाने लगा। देखिए कैसे लोगों को लाइफ जैकेट पहनने के लिए बांटा जा रहा है। यही सावधानी पहले कर ली होती तो कई जिंदगियां बच गई होती। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि लापरवाही की वजह से ही ये हादसा इतना बड़ा हुआ है। हादसे के बाद से ही सबसे ज्यादा चर्चा लाइफ जैकेट की हो रही है कि पर्यटकों ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। अब ये लाइफ जैकेट से क्या होता है ये भी आपको समझा देता हूं। देखिए, लाइफ जैकेट के अंदर जो फॉर्म होती है वो पानी को सोखता नहीं, और ये जैकेट वजन में हल्की होती है, जिससे व्यक्ति पानी के ऊपर तैरता रहता है। लाइफ जैकेट पहनने से डूबने का खतरा ना के बराबर होता है, डूबने का खतरा ना के बराबर होता है। अगर कोई व्यक्ति बेहोश भी हो गया या उसे चोट भी लगी है और उसने लाइफ जैकेट पहनी है तो वो पानी के ऊपर तैरता रहे। लाइफ जैकेट को जानबूझकर नारंगी कलर का बनाया जाता है, जिससे जब रेस्क्यू ऑपरेशन चले तो बचाव दल आपको दूर से देख पाए, क्योंकि नारंगी कलर दूर से दिखाई दे देता है और रेस्क्यू करना आसान हो जाता है। इसलिए कहा जाता है जब भी बोट में बैठें या इस तरह से क्रूज राइड करें तो लाइफ जैकेट जरूर पहनें। देखिए, लापरवाही सिर्फ एक स्तर पर नहीं हुई, बल्कि कई स्तर पर हुई है, कई स्तर पर हुई। और ऐसा नहीं है कि चेताया नहीं गया था। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि जबलपुर में शाम के समय मौसम खराब हो सकता है, तेज आंधी और बारिश हो सकती है, और ऐसे मौसम में क्रूज का संचालन मुश्किल हो जाता है। लेकिन ना नियमों पर ध्यान दिया गया, ना कानून का सम्मान किया गया, और ना चेतावनी को गंभीरता से लिया गया। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है जानते हैं? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब तक किसी की जान नहीं जाती तब तक इस लापरवाही की तरफ सिस्टम का ध्यान ही नहीं जाता। इसलिए कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जिम्मेदारों को देना होगा। वो सवाल क्या हैं वो भी आपको बता देता हूं। देखिए, सितंबर 2023 में एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जल निकायों में डीजल और मोटर से चलने वाली बोट और क्रूज पर क्या होगा? प्रतिबंध रहेगा। और इन जल निकायों में बरगी डैम भी शामिल था। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आदेश को बरकरार रखा था। तो फिर तो ये अपराध है। अब सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब मोटर और डीजल के क्रूज पर पाबंदी है तो फिर किसकी मर्जी से ये क्रूज चलाया जा रहा था? किसने परमिशन दी? किसने इजाजत दी? बरगी बांध में क्रूज का संचालन पर्यटन विभाग की अनुमति के बिना हो ही नहीं सकता। पहली जिम्मेदारी तो पर्यटन विभाग की है। मध्य प्रदेश पर्यटन निगम के तहत ये बोट और क्रूज संचालित होते हैं, जिसे हम एमपीटीवी कहते हैं। या तो विभाग खुद ये क्रूज चलाता है या फिर निजी ऑपरेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट पर यानी ठेके पर चलाने के लिए दे देता है। और इस केस में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पर क्रूज चलाए जा रहे थे। अनुमति पर्यटन विभाग देता है, लेकिन सर्टिफिकेट नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की तरफ से मिलता है, क्योंकि ये बांध नर्मदा नदी पर है। स्थानीय स्तर पर जबलपुर जिला प्रशासन के पास सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलेक्टर और पुलिस सुरक्षा और संचालन की निगरानी करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि पहले तो एनजीटी के आदेश का उल्लंघन, फिर स्थानीय स्तर पर लापरवाही, और फिर बिना लाइफ जैकेट के सफर। और यही हैं वो 3 वजह जिसकी वजह से 9 जिंदगियां खत्म हो गई। सीधे मुद्दे की बात क्या? सीधे मुद्दे की बात यही है कि हमारे देश में हर दिन कोई ना कोई हादसों में मरता है। कभी गरीब मरता है, कभी अमीर मरता है। हर दिन हम मौत का विश्लेषण करते हैं, हर दिन सिस्टम से सवाल पूछते हैं, लेकिन ना हम बदलते हैं और ना ये सिस्टम बदलता है। सिर्फ दिन बदलते हैं, दिन बदलते हैं।